हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपका जो सिलेबस है सीबीएसई का, जो 2020-21 का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, उसका लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक भी। ठीक है, और इसी टॉपिक के साथ आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट्स जो आपके पास पेमेंट रहती हैं उनका जो उनको पे करना, ठीक है, उनके पास आपके पास जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस सरप्लस में है, डेफिशिएट में है। ठीक है, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, तो आपको पैसे पेमेंट करनी है इसकी, तो पेमेंट करनी है आपको, तो उसका बैलेंस कितना बचता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ गवर्नमेंट के भी बैलेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर उसका मीनिंग क्या है बीओपी का, कंपोनेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा बीओपी का, तो काफी चीजें हमें यहाँ पर जानने को मिलेंगी बच्चे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर बीओपी अकाउंट्स या फिर उसके मीनिंग्स के साथ। कहता है बीओपी मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, के एक अकाउंट्स की स्टेटमेंट है ये, शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, के गवर्नमेंट की या फिर कहता है कि इकोनॉमी में कि जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, कंट्री में विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में किसी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स कहा जाता है। ठीक है, आगे कहता है जनरली फॉर 1 ईयर दीज ट्रांजैक्शंस में बी मेड बाय द इंडिविजुअल्स, ये ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअल भी कर सकता है, फर्म भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में हो सकती है, ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की फॉर्म में हो सकती है। जबकि जो बीओपी की जो लैंग्वेज है, इट इज कॉल्ड एज द मर्चेंडाइज एंड विजिबल ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो लैंग्वेज होती है उसमें इसको कहा जाता है कि मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। ठीक है, बिकॉज सिंपली बिकॉज गुड्स आर विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर्स, कि गुड्स जब कोई बॉर्डर क्रॉस करती हैं, एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में जाती हैं, तब वो विजिबल होती हैं, गुड्स कैन सीन। बट सर्विसेज को हम लोग सीन नहीं कर सकते, उसको हम लोग इनविजिबल ट्रेड में काउंट करते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहां पर इंटरनेशनल सेल और परचेज ऑफ इंटरनेशनल या फिर फाइनेंशियल असेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो आपके पास के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो तो हमने डेफिनेशन समझी है या फिर मीनिंग समझा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, अकाउंट्स का भी समझा है। अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो अकाउंट्स हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो कंपोनेंट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कहता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, के मेनली हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें यहां पर जानना है। तो बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट ऐसे अकाउंट जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन होती हो, हर रोज ट्रांजेक्शन होती हो, ठीक है, या हो सकती हो। कहता है current account record receipts and payment of foreign exchange on account which such transactions which do not impact assets and liability status, के ये वो ट्रांजेक्शन्स को, वो रेसिप्ट और पेमेंट को इंक्लूड करता है फॉरेन एक्सचेंज में, जो असेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटस के ऊपर कोई इफेक्ट ना डालें विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लाइबिलिटीज और जो असेट्स होते हैं कंट्री के, ठीक है, ना तो वो कम हो सकते ना ही वो रिड्यूस हो सकते। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स कहा जाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स, के करंट अकाउंट्स की वजह से फ्यूचर क्लेम्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। फ्यूचर क्लेम्स मतलब कोई असेट्स क्रिएट नहीं होता। कंपोनेंट कौन कौन से करंट अकाउंट के, सबसे पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, के जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, जो सामान हम लोगों ने बनाया अपने पास उसको एक्सपोर्ट किया, ठीक है, वो कोई गुड्स हो सकती है, विजिबल ट्रेड हो सकता है, टेंजिबल चीजें हो सकती हैं, और साथ में वो इंटेंजिबल भी हो सकती हैं। ठीक है भाई, हो सकती है उनका एक्सपोर्ट करना, जैसे कोई सेलुलर फोन है वो, और याद रखना इसमें बॉर्डर क्रॉस होता है, जैसे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में गया, बांग्लादेश में गया, नेपाल में गया, चाइना में गया, कहीं से भी लगा लो,
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब भी ट्रेडिंग होती है तो बॉर्डर क्रॉस होता है। जो विजिबल ट्रेड होगा उसको हम लोग गुड्स में इंक्लूड करेंगे, अगर कोई इनविजिबल ट्रेड है तो उसको हम लोग सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर गुड्स की भी बात की गई और सर्विसेज की भी। अब सर्विसेज में कौन कौन सी आएंगी, जो फैक्टर सर्विसेज हैं या फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं। अब फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं बच्चे, देख लो। सबसे पहले कहता है फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच लीड्स टू दी फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। ये लेक्चर आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं नेशनल इनकम के अंदर। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, जो फैक्टर पेमेंट के बदले मिलती हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस में इनको रिलेट किया जाता है, इनकम को स्प्लिट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। जो इनकम इन्वेस्ट की गई है या फिर एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिला है उस चीज के अंदर। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चे, येलो बॉक्स में इसको देख के चलना। फैक्टर इनकम किसके बराबर होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम। और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। वही फैक्टर इनकम के 4 पार्ट हैं जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आगे बचे नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस की सर्विस है, बैंकिंग की सर्विस है, मेडिकल की सर्विस है। तो ये सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं जो हमें मिलती हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास आती है करंट ट्रांसफर्स। अब ये करंट ट्रांसफर कौन से हैं, करंट ट्रांसफर रिलेटेड टू द ट्रांसफर फॉर फ्री, जो फ्री के ट्रांसफर्स हैं। जैसे दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर मेड बाय द वे ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट, रेमिटेंस बाय द रेजिडेंट्स सेटल्ड अब्रोड। के कोई गिफ्ट दिया गया है, ठीक है, कोई ग्रांट दी गई है, कोई रेमिटेंस दिया गया है, कोई हमारा बाहर रहता है। अब हमारे लोग बाहर चले जाते हैं परिवार में से, बाहर जाके वो पैसा कमाते हैं और पैसा भेजते रहते हैं। वो तो यूनिलेटरल है, वन वे है, सिर्फ वो यहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसफर फॉर फ्री है। ठीक है भाई, तो ये भी एक तरीके का हमारे पास कहता है, ये भी इंक्लूड होता है। आगे कहता है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आप देख के चलना। सबसे पहले कि कहता है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट करंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। कि जो करंट ट्रांसफर्स है उनको हम इनविजिबल ट्रेड का, इनविजिबल अकाउंट्स का, उनमें हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब इनविजिबल बीओपी अकाउंट्स में क्या आता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, 2 चीजें आएंगी, एक तो करंट ट्रांसफर्स आएंगे और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट थे हमारे पास। फिर भी आपको मैं एक पूरा स्ट्रक्चर है वो बता देता हूं। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट के जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा और इनविजिबल ट्रेड होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या आएंगे, गुड्स का एक्सपोर्ट जिसको हम लोग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं, या फिर जो विजिबल ट्रेड होता है हमारे पास। और इनविजिबल में क्या आएगा, जो जैसे कोई इनकम मिली है, ठीक है, नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं, करंट ट्रांसफर्स हैं। इनकम में जैसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज में जैसे हमारे पास कहता है कोई नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं, कोई बैंकिंग की फैसिलिटी है, ठीक है, कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी है। और करंट ट्रांसफर्स में जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होती है वो सारी की सारी यहाँ पर आएंगे भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है इसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है। इसको एस्टिमेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला देख लेना बच्चे, मैं वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। कहता सबसे पहले कि जो ट्रेड बैलेंस है, मर्चेंडाइज बैलेंस है, हम वो निकालेंगे कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स की तरह है हमारा। ठीक है, अगर हमारे पास जो कहता है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड में घाटा होगा अगर हमारे पास इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, ट्रेड सरप्लस होगा अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। तो यहां से हम लोग ट्रेड बैलेंस निकाल लेंगे कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, जो भी चीज है, जो भी बैलेंस हम लोग यहां से निकाल लेंगे। सेकंड पॉइंट में गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस निकालेंगे, वो कैसे, जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है और एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, जो नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, जो इंपोर्ट किया है गुड्स का और जो इंपोर्ट किया नॉन फैक्टर सर्विसेज का। तो यहां से गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा हम लोग निकालेंगे इनविजिबल बैलेंस। अब जो तीसरा इनविजिबल बैलेंस है उसमें क्या क्या आएगा, बैलेंस ऑफ इनकम, बैलेंस ऑन इनकम आएगा, ठीक है, जो फैक्टर सर्विसेज का था, और बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर आएगा। तो इनविजिबल बैलेंस में ये सब चीजें हमारे पास आ जाएंगी। हम लोग करंट बैलेंस निकाल लेंगे कैसे, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड बैलेंस को हम लोग इनविजिबल बैलेंस के अंदर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो निकल आएगा। बुक के अंदर आपको एक
इलस्ट्रेशन दे रखी है उसकी हेल्प से इसको आप लोग कर लेना। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला कराया है बच्चे, ठीक है। जो आपको एग्जांपल दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है बुक में, वो बहुत इजी है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा। आप फॉर्मूला देख के इसको आसानी से समझ जाएंगे भाई, ठीक है। आगे आता है हमारे पास दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है भाई? देखो, कैपिटल अकाउंट कहता है रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस which can cause and impact on assets and liability status of the country, कि ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो हमारे जो कंट्री के जो असेट्स हैं या लाइबिलिटीज है उनके ऊपर इफेक्ट डाले, या तो अगर हम कुछ करते हैं तो लाइबिलिटी कम या ज्यादा हो जाए, असेट्स इंक्रीज या ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस लीड्स टू, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस लीड्स टू द फ्यूचर क्लेम्स, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर्स होते हैं उनके कारण फ्यूचर क्लेम्स में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके, आप कंपोनेंट देख के चलना। दो कंपोनेंट है मेनली हमारे पास यहाँ पर, एक तो बोरोविंग्स हैं जो हम पैसा उधार लेते हैं, और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। या तो बोरोविंग हम लोग बाहर दे रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, या फिर दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये चीजें हैं दो हमारे पास। सबसे पहले हम लोग बोरोविंग्स की बात करते हैं। बोरोविंग्स के अंदर क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस, कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर क्या है? वाइल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स इज अवेलेबल एट मार्केट रेट, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स हैं वो मार्केट रेट पर अवेलेबल होता है, जो इंटरेस्ट होगा वो सब उसी पर होगा, जबकि जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है इज अवेलेबल एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है, असिस्टेंस का मतलब है हेल्प प्रोवाइड करना, वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा हमारे पास, ठीक है। जो बोरोविंग्स हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करते हैं वो हमारे लायबिलिटीज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और इनको कहा जाता है एज ए क्रेडिट आइटम, इनको क्रेडिट आइटम भी कहा जाता है जो कैपिटल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रीजन क्या होता है इसके पीछे? ऑल रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। और जो ये बोरोविंग होगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, लेंडिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड बी रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम, और जो बोरोविंग्स हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करेंगे उनको हम लोग डेबिट आइटम में भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमको इन्हें डेबिट भी करना है कल को, तो ये फ्यूचर क्लेम भी हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसके अंदर दो कंपोनेंट है इसके, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगी, एक तो सबसे पहले है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। अब एफडीआई के बारे में आप बहुत बार सुनते हैं, न्यूज़ में बहुत बार अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के बारे में आप बहुत कम सुनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोनों को समझेंगे। सबसे पहले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेसिकली रेफर्स टू दी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये इसको हम लोग FII भी कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और लास्ट ईयर ये पेपर के अंदर भी आया था बच्चे, तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना। FII का मतलब क्या है? इट इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन द डोमेस्टिक कंपनीज, कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके शेयर और बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और FDI में क्या है? कहते हैं रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर तो सिर्फ शेयर खरीदे थे थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पर तो मेनली वहां पर 10% से कम शेयर होते हैं, जबकि यहाँ पर तो ओनरशिप खरीद ली जाती है बाकी कंपनीज के द्वारा। जैसे वॉलमार्ट स्टोर इन इंडिया, वॉलमार्ट ने अपने स्टोर ओपन कर लिए यहाँ पर, अब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के शेयर खरीदे हैं, मेजोरिटी ऑफ शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो उसकी ओनरशिप उसने अपने पास ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अदर कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट के, जैसे NRI डिपॉजिट्स हैं, विदेशी लोग हैं वो कोई अपना डिपॉजिट यहाँ पर रख के चलते हैं, NRI डिपॉजिट्स हैं। नॉन रेजिडेंस इंडियंस के डिपॉजिट्स हैं, वो क्या करते हैं, बाहर तो काम करते हैं, इंडिया के अंदर आके अपने पैसा जमा करा देते हैं, तो वो भी एक कैपिटल अकाउंट के रिसिप्ट्स में हमारे पास आएगा। दूसरा हमारे पास आता है कि बैंकिंग कैपिटल अदर देन NRI डिपॉजिट्स, कि जो बैंकिंग कैपिटल है अदर कंट्रीज की कैपिटल हो सकती है, ठीक है, जैसे उसके अंदर आएगा हमारे पास बैंकिंग कैपिटल इज येट अनदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट रेफर टू फॉरेन एसेट्स, इनको हम लोग फॉरेन एसेट्स भी कह देते हैं, ठीक है, जैसे जो कमर्शियल बैंक अपने पास होल्ड करते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले ड्रॉ डाउन क्या है? फॉरेन एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, फॉरेन एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक
द कमर्शियल बैंक कन्वर्टिंग देयर फॉरेन एसेट्स इनटू लिक्विडिटी, जो कमर्शियल बैंक है उनके एसेट्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देती है, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है ये डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। तीसरा हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, कोई शॉर्ट टर्म का ट्रेड क्रेडिट है जो हमसे लिया गया है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बीओपी, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट is another important component of capital account. It arises on account of purchase of international market without making immediate payment. बिना किसी immediate payment के जो क्रेडिट लिया जाए इंटरनेशनल मार्केट से। Repayment of short term debts to the rest of the world leads to outflow of foreign exchange rate to the rest of the world. अब इसके कारण क्या होता है, जब भी हम रीपेमेंट करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा वो आउटफ्लो होगा, ठीक है, हमारे पास से आउटफ्लो होगा यहाँ पर उसका, ठीक है। अब कहता है कि कुछ एक फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट के आप इसकी हेल्प से आप देख के चलना कि अलग अलग कंपोनेंट कौन से हैं इसके, किसके, कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। वो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहले देखो आप बोरोइंग्स हैं, एक्सटर्नल, अब बोरोइंग्स में क्या क्या आएंगी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, इसमें एक में FII आएगा, एक में FDI आएगा। अब FDI के अंदर क्या क्या है भाई, और सॉरी इन दोनों के अलावा तीसरा एक और है भाई, मेन अकाउंट है, कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, वो NRI डिपॉजिट्स हैं, बैंकिंग कैपिटल डिपॉजिट्स हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है। तो ये था हमारे पास पूरा पूरा कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपके पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, वो क्या होता है, इंडिकेटिंग रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विद आरबीआई, कि आरबीआई के बाद जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि आरबीआई ही पूरे के पूरे रिजर्व्स को कंट्रोल करती है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होगा ना पूरा का पूरा उसको आरबीआई कंट्रोल करता है, और जब भी जरूरत होती है मार्केट में रिलीज कर देते हैं, जब भी जरूरत होती है तो उसको मार्केट से निकाल भी लेते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और इसी लेक्चर के साथ आपका ये आज ये वाला चैप्टर है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी खत्म होता है। और इसके बाद एक टॉपिक है बच्चे इस लेक्चर में, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो ये वाला टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव कर रखा है आपके 2020-21 के सिलेबस से। तो इस टॉपिक को हटाने के बाद, ओमिट करने के बाद हमारा ये चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर खत्म होता है, और इसी चैप्टर के साथ मैक्रो बुक हमारी वो भी कंप्लीट होती है, और हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो भी पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ऑनलाइन लेक्चर क्लियर हुआ होगा और पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे बच्चे अपने हर रोज के हिसाब से चैप्टर की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा मैं, और इसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए कि वो बनानी कैसे, एग्जाम्पल भी दूंगा उसका। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।